नमस्कार। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मंगलवार का दिन और कल के एक छोटे से रिवर्सल के बाद मोस्ट स्पेशली निफ्टी आईटी आज के दिन को लेकर सुगबुगाहट और उत्साह और जिसे कहते हैं ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने की एक संभावना नजर आ रही थी। यकीन मानिए इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत सारे क्रॉस कॉम्बिनेशन के साथ। एक बार रखिएगा गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर। अगर आप रात को ये वॉल स्ट्रीट का जादू देखकर, वॉल स्ट्रीट के पुल बैक को देखकर बहुत खुश थे, तो थोड़ा सा आपको मायूस होना पड़ेगा इस मंगलवार की सुबह, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी करीब 24,736 पर ट्रेड कर रहा है, 57 अंक नीचे। बहुत सारे कारण हैं इसके, सब पे करेंगे बातचीत। कल वॉल स्ट्रीट के अच्छे पुल बैक रिवर्सल क्यों जनरेट नहीं कर पा रहे हैं आज सुबह सुबह इंडियन मार्केट्स के लिए कोई थ्रस्ट, सब पे करेंगे बातचीत। शुरुआत करते हैं मॉर्निंग कॉल की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। रूस से तेल खरीदने पर भड़के ट्रंप, कहा भारत पर टैरिफ में करेंगे भारी बढ़ोतरी। सरकार बोली भारत को निशाना बनाना अनुचित है और तर्कहीन। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम करता है आयात। ईयू का रूस के साथ सबसे ज्यादा व्यापार। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईएस की कैश में बिक वाली जारी, लेकिन वायदा में थोड़ी शॉर्ट कर रही। गिफ्ट निफ्टी में हल्की कमजोरी, एशिया में मजबूती कायम। कल यूएस मार्केट में रहा था जोरदार उछाल। नैस्डैक सबसे ज्यादा करीब 2% चढ़ा। इंडसइंड बैंक ने राजीव आनंद को 3 साल के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया। 25 अगस्त से संभालेंगे अपना कार्यभार। आरबीआई ने मंजूरी के बाद लिया फैसला। पेटीएम में आज 3800 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील संभव। अलीबाबा एंटिटी एडफिन बेच सकता है अपना पूरा 5.84% हिस्सा। 1020 रुपए प्रति शेयर पर फ्लोर प्राइस, सूत्रों के हवाले से खबर। पहली तिमाही में 16% बढ़ा डीएलएफ का मुनाफा, डबल से ज्यादा हुआ रेवेन्यू। हालांकि मार्जिन्स पर दिखा दबाव। वहीं अनुमान से कमजोर रहे अरविंदो फार्मा के नतीजे, 10% घटा प्रॉफिट। रेवेन्यू में हल्की बढ़त, वहीं मार्जिन्स पर दबाव। आ जाएंगे निफ्टी में 2 कंपनियां भारतीय एयरटेल और अदानी पोस्ट के नतीजे। वहीं ब्रिटानिया, ल्यूपिन समेत वायदा की 6 कंपनियां पेश करेंगे अपने तिमाही नतीजे। और ओवल टेस्ट में भारत की रोमांचक जीत। सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण की शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड को 6 रन से हराया। 5 मैचों के टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर। जी हाँ, तो कल की जीत अद्भुत थी और शायद वो आखिरी के 5 ओवर बड़े इंटरेस्टिंग थे। बहुत कुछ है आज बात करने के लिए, यकीन मानिएगा। मतलब कल के एक रिवर्सल के बाद निफ्टी में, और कल मैंने इनफैक्ट कल इस जीत की झलकियां देख रहा था, गजब था वो। आखिरी के वो 2 विकेट तो मत पूछिए कैसे थे वो। लेकिन अब आते हैं हमारी इस पिच पे, जो कि आज थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है। देखिए, कल इंडियन मार्केट्स में एक पुल बैक था। निफ्टी ने एक पुल बैक जनरेट किया। निफ्टी ने एक थ्रेशोल्ड पॉइंट 710 24,710 पार किया। मैं इसको सिर्फ एक लाइन में डिफाइन कर सकता हूं। 3 जुलाई के बाद इट्स सेकेंड सेशन, ये दूसरा सेशन था जब आप किसी प्रीवियसली सोल्ड कॉल के ऊपर बंद हुए। 24,700 बिकी हुई थी, कल हम उसके ऊपर बंद हुए। सिंपली इतना कहना है। रिलायंस और साथ ही साथ निफ्टी आईटी की शॉर्ट कवरिंग ने इस पूरे मूव को स्पॉन्सर किया। बट बैंक निफ्टी कल भी बैकफुट पे रहा और एचडीएफसी बैंक का 20 डे में तोड़ना हमें थोड़ा सा खल रहा था। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, वहां पर रुझान अच्छा था। लेकिन अब आते हैं जनाब गिफ्ट निफ्टी पर, और गिफ्ट निफ्टी है बैकफुट पे। आप कहेंगे कि जब यूएस मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक, जरा यूएस के मार्केट लेके आइए। डाउ जोन्स को देखिए, S&P 500 को देखिए, नैस्डैक को देखिए। जब इतना तेज, तो क्यों कर रहा है परहेज गिफ्ट निफ्टी? उसका एक कारण है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि कल भारत पर बरसे हैं। इसी चीज की बात मैं अभी हॉर्मोज से करूंगा। रूस से तेल को आयात को लेकर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो भारत पर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब भारत पर और अधिक टैरिफ लगाऊंगा, सिर्फ इसी बात को लेकर कि भारत ये रूस से तेल आयात करता है और अपने वो प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए फर्दर उसको सेल भी करता है। तो ये चीज़ अगर आप देखें कल गंभीर थी, और यही एक डिफरेंशियल क्रिएट कर रही है यूएस मार्केट की प्राइस परफॉर्मेंस और हमारी प्राइस परफॉर्मेंस में। यूएस फ्यूचर्स को देखिए आप, 90 अंकों पर डाउ जोन्स, S&P करीब 15 अंकों पर और नेस्डैक करीब 66 अंकों पर। लेकिन हम ग्लोबल मार्केट्स के पुल बैक में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। आइए इस पूरे ताने बाने को समझते हैं।
पैनल मेरे साथ मौजूद है। हॉर्मोस करेंगे बातचीत वॉल स्ट्रीट के संकेतों पर, ग्लोबल सेटअप पर, यूएस मार्केट की इस तेजी पर, कंचन से बातचीत करेंगे। फिर मैं निफ्टी बैंक पे बातचीत करूंगा। अरुण कुमार मंत्री साहब होंगे आज टेक्निकल पर्सपेक्टिव से 2 स्टॉक से बातचीत करने के लिए, और मनोज कुमार जैन साहब कमोडिटीज पे। हॉर्मोस, गुड मॉर्निंग। ये एक वो हम बात करते थे ना कल, सिल्वर लाइनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट इन सितंबर, एक वो, और क्या अर्निंग्स भी कल के इस रिवर्सल के पीछे बड़ा कारण रही कल वॉल स्ट्रीट पर? गुड मॉर्निंग वीरू भाई। और बात सही है, क्योंकि अब वॉल स्ट्रीट एक ऐसे स्थिति में पहुंच चुका है कि आप किसी भी कीमत पर खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से आप पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप फ्राइडे को इसलिए गिरे क्योंकि आपके जॉब्स डेटा ख़राब थे, मगर अब आप कल के सेशन में जो रैली हुई उसमें आपने आपका सारा जो लॉस था शुक्रवार का वो कवर तो कर लिया, उसके अलावा उससे ज़्यादा तेज़ी भी दिखाई तीनों बेंचमार्क्स के लिए। डाउ जोन्स शुक्रवार को लगभग 550 अंक गिरकर बंद हुआ था, कल लगभग 600 अंक चढ़कर बंद हुआ है। S&P 500 में भी मई के बाद की सबसे बड़ी तेज़ी हमें देखने मिली, और वो इस वजह से क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ उनकी जो है वो ऑलरेडी म्यूटेड एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा रही है। हम सीज़न की शुरुआत से पहले भी बात कर रहे थे कि लगभग 3% अर्निंग्स ग्रोथ के अनुमान है इस तिमाही के, लेकिन फिलहाल जितनी S&P 500 की कंपनियों ने नतीजे पेश किए हैं उसके बाद से लगभग 9.5% की अर्निंग्स ग्रोथ इस तिमाही में यूएस के बाजारों में देखने मिली है। इस वजह से कल बाजार को जो है थोड़ा सा बूस्ट मिला, इस उम्मीद में भी कि आगे चल के फेडरल रिजर्व जो है सितंबर के महीने में ब्याज दरों में कटौती करेगा। अब कितनी करेगा ये तो क्वांटम अब तक तय नहीं है, मगर करेगा, इस उम्मीद में बाजार जो है कल चले। और बिग टेक के जितने भी शेयर थे जिन्होंने शुक्रवार के सेशन में बिकवाली देखी थी, उन सब में कल बाउंस बैक देखने मिला। लेकिन एक फैक्टर कल का ये भी है कि अगस्त का जो महीना है वो हिस्टोरिकली बाज़ारों के लिए, वॉल स्ट्रीट के लिए कमज़ोर रहा है। डाउ जोन्स के लिए 1988 से अगर आप डेटा देखें तो अगस्त का महीना औसतन साल का सबसे खराब महीना होता है डाउ जोन्स के लिए, और साल का दूसरा सबसे खराब महीना होता है S&P 500 और नैस्डैक के लिए। तो फिलहाल के लिए तो 2 ही सेशन हुए हैं, दोनों सेशंस में हम इवन स्टीवन्स चल रहे हैं फिलहाल के लिए। लेकिन कल की जो बड़ी खबर थी वो डोनाल्ड ट्रंप की थी, और डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत पर उन्होंने निशाना साधा है वो थी। कल ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि वो भारत ना सिर्फ रूस से बड़ा तेल खरीदता है बल्कि वो बाजार में बेच भी रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत पर लगे हुए टैरिफ को और बढ़ाएंगे। पहले तो उन्होंने ये धमकी दी थी कि 25% के टैरिफ और उसके साथ अतिरिक्त पेनल्टी लगेगी, उस पेनल्टी का आंकड़ा उन्होंने जाहिर नहीं किया था। और उसके बाद जब टैरिफ की अंतिम घोषणा हुई तब भी भारत पर 25% का ही टैरिफ लगाया गया था। वो कितनी टैरिफ बढ़ाएंगे ये उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में उस बात का विरोध किया है। साथ ये भी कहा है कि भारत को निशाना बनाना गलत है, अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है। वो इसलिए क्योंकि जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान जब ये रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, जब तेल की कीमतों में उछाल आया था, तब जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से कहा था कि आप रूस से तेल खरीदिए ताकि बाजारों में कीमतों में स्थिरता बनी रहे, और तब जाकर के तेल की कीमतों में स्थिरता वापस लौटी थी। $100 के ऊपर जो ब्रेंट निकल गया था वो अब जाकर के फिर से 70 या 68 या $70 के बीच में आ गया है। और विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि आप भारत को निशाना क्यों बना रहे हैं, आप खुद जो है रूस से काफ़ी सारी चीज़ें आयात करते हैं, फिर चाहे वो यूरेनियम हो, पलेडियम हो, फर्टिलाइजर्स हो, केमिकल्स हो, आप काफ़ी कुछ आयात करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कि यूरोपियन यूनियन का रूस के साथ सबसे बड़ा व्यापार है, वो हर चीज़ का व्यापार रूस के साथ करते हैं। इनफैक्ट उनके LNG इंपोर्ट्स पिछले साल रिकॉर्ड थे रूस से, और उसके बावजूद आपने यूरोपियन यूनियन के साथ तो डील कर डाली, लेकिन आप भारत को निशाना बना रहे हैं। ये गलत है, ये निराधार है, और जिसका विदेश मंत्रालय ने भारत के विरोध किया है। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है कि आगे चलकर अब डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में क्या जवाब देंगे, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इसका कड़े शब्दों में विरोध किया है। अब यूरोपियन यूनियन ने जो डील तो हो गई थी पिछले हफ्ते 15% की टैरिफ के साथ, लेकिन अभी तक काफ़ी सारी बातें हैं जो साफ नहीं है कि जो LNG की खरीद होगी, जो सामानों की खरीद होगी, वो कौन से देश करेंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक देश तो है नहीं, वो 27 देशों का एक ब्लॉक है। तो कौन सा देश क्या करेगा, कितना निवेश करेगा, कितनी LNG खरीदेगा, अब तक उस पर कोई सफाई नहीं है। और साथ ही साथ जो काउंटर मेजर्स उन्होंने तैयार किए थे US पर लगाने के लिए, अगर डील ना हुई तो जो 7 अगस्त से लागू होने वाले थे,
उन काउंटर मेजर्स को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। ये यूरोपियन यूनियन का फैसला था। अब यूबीएस का कहना यह है कि आगे चलकर बाजार आगे और बढ़ सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट तो नहीं है, लेकिन फेड में ब्याज दरों में कटौती होगी, अर्निंग्स ग्रोथ मजबूत है, इससे यूएस के बाजारों को सहारा मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली भी गिरावट में खरीदारी की राय दे रहा है। और अगर बाजार से हटके अगर हम देखें तो तेल की कीमतों में कल गिरावट आई, क्योंकि ओपेक ने जो है उत्पादन बढ़ाने को मंजूरी दी थी। सोने की कीमतें अभी भी स्थिर बनी हुई है, क्योंकि काफी सारी अनिश्चितताएं और है, बावजूद इसके कि कल इक्विटीज में काफी सारी रैली हुई थी। और आज जो है सर्विसेज पीएमआई का डेटा आना है, तो स्क्रीन पर हैंडओवर ठीक ठाक है। अब भारत और यूएस के बीच में आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगे, ये ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, हैंडओवर ठीक ठाक है वॉल स्ट्रीट से, लेकिन जब हम हैंडओवर ले रहे हैं ना, तो बीच में आ रहे हैं ट्रंप। टैरिफ वॉर वैसे ही था, 7 अगस्त नज़दीक खड़ी है, और ऊपर से अब ये पेनल्टी क्लॉज, और ये जो कहते हैं एक तरह से धमकी भरा, अगर आप देखें तो ये लहजा जो था उनका, अब ये वाद विवाद के बीच में फंस गया हमारा गिफ्ट निफ्टी, है ना, 54 अंक बैकफुट पे है। आइए थोड़ा सा इंडियन मार्केट्स ने कल क्या किया उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, बतौर ट्रेडर अब ये चीज़ आपके प्राइस में होनी चाहिए। ये फियर ओवरनाइट, ये डिफरेंशियल बिटवीन यूएस मार्केट प्राइस परफॉर्मेंस और इंडियन मार्केट प्राइस परफॉर्मेंस रेस्ट ऑफ एशिया में परसिस्ट करेगी। कल निफ्टी ने एक पुल बैक लिया। मैंने क्लियरली मॉर्निंग में कहा था कि अगर निफ्टी 24,650 और 710 के ऊपर आके टिक रहा है तो फर्स्ट साइंस ऑफ रिवर्सल होंगे। फर्स्ट साइंस ऑफ रिवर्सल। कल आपने 100 EMA पे सपोर्ट लिया, सेकेंड डे यानी शुक्रवार को लो, कल का लो सेम था 100 EMA, उसने एक पुल बैक जनरेट किया। हम आज एक बहुत खूबसूरत पुल बैक खेलते, बट अगर ये ट्रंप साहब का बयान ना होता तो हम इस पुल बैक को राइट कर रहे होते। आइए, कल के पुल बैक को किसने स्पॉन्सर किया? इट वॉज रिलायंस, फर्स्ट टिक पे अबव 1400। निफ्टी आईटी खुला 0.35% नीचे, लेकिन उसके रिवर्सल ने, अगर आप देखें, हमें मदद करी जब लेटर हाफ में शॉर्ट कवरिंग आई। लेकिन सब का सब अगर आप देखें तो इंपैक्ट डाल रहा था सिर्फ निफ्टी पे। निफ्टी बैंक अभी भी परेशान था, बैकफुट पे था। जस्ट आई थिंक एक निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का पुश था जो कि एक रिक्वायर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा था। आइए अब रणनीति पे, स्टैट्स पे आते हैं। कल के एफआईएस के स्टैट्स को लेके ये देखिए, कैश मार्केट में सेलिंग बदस्तूर कायम है। 2567 करोड़ रुपए की डीआईएस का करीब 4386 करोड़ का स्ट्रॉन्ग बाय था, उसने एक थ्रस्ट जनरेट किया। बट एफआईएस स्टैट्स एंड डेरिवेटिव्स ये बिट एनकरेजिंग। क्या इन्होंने बाजार के किसी रिवर्सल के साथ तालमेल बिठाया है? इंडेक्स फ्यूचर्स 204 करोड़ का खरीदा, कोई सब्सटेंशियल नहीं। 809 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे और 425 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, यानी मोरलेस कॉन्ट्रैक्ट्स वहीं पर खड़े हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 3100 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। अब शॉर्ट कवर कहां किए? निफ्टी आईटी के स्टॉक्स। इसमें कोई बड़ा तब्दीली नहीं आई जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन एक और चीज सुनिए, कल के लो को अब हमें रिस्पेक्ट देनी है। क्यों? कल 27,000 पुट बिकी है और कल 22,000 शॉर्ट कॉल कवर हुई है, यानी बाजार ने एक समर्थन, एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश की है। और कॉल राइटर्स जोन, जैसे कि मैं कह रहा था कि 24,700 के पार आप बंद हुए। सेकेंड टाइम पोस्ट 3 जुलाई आप कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर बंधे हुए हैं। कॉल राइटर्स कल बैकफुट पे थे, कल पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन था। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई नाउ प्लेस्ड एट 24600 एंड 24500। पिरामिड्स लेके आइए, ये बात कुछ और हद तक क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। बावजूद इसके कि गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे ट्रेड कर रहा है, हमारा प्ले जोन क्या होगा वो ये दिखा रहा है आपको। अभी भी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई 25 और 24,800, यानी हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस 24,800 है, बट नीचे 24,600 पे, नीचे 24,500 पे पुट राइटर्स आए हैं। लेके आइए रेजिस्टेंस नंबर 1। फिर कह रहा हूं 710 के ऊपर। देखिए, इट्स नॉट प्रॉमिसिंग येट, क्योंकि रिलायंस चला लेकिन अभी निफ्टी बैंक नहीं चला। जब निफ्टी बैंक नहीं चलता ना, वो आई थिंक कन्विक्शन नहीं आता है। 710 741 के ऊपर अगर आप सस्टेन करेंगे तो निफ्टी विल अटेम्प्ट 833। अब 833 क्या है? किसी भी एवरेज से पुल बैक लेने के बाद जब किसी बड़े एवरेज की या फिर छोटे एवरेज की टक्कर होती है, तब स्ट्रेंथ का पता चलता है। आपने 100 EMA से पुल बैक लिया, आपको फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करना पड़ेगा 833 विच इज 10 EMA। वो पार कर गए तो अगेन 50 EMA तक प्रोसीड करेंगे, जो कि परसिस्ट करता है 887 और 913 पर। बट अगर हम इस RS1 को ही फेल कर गए पार करना, तो अगेन अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 विजिबल है। तो इन सर्कमस्टेंसेस में हमारा ट्रेड परसिस्ट करेगा बिटवीन RS1 एंड बेस 1। अब बेस 1 पे हमने क्या पढ़ा? अभी बेस 1 पे खड़ा है आपका 100 EMA,
बेस 1 पे खड़ा है आपका 20 वेमा और बेस 1 पे खड़े हैं आपके दो पुटराइटर्स 78 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ। तो समझ में आ गया आपको गेम। इट परसिस्ट बिटवीन बेस 1 एंड RS1। RS1 का कटना 10 और 50 डेमा की पॉसिबिलिटी को ओपन कर देगा। बट याद रखिएगा निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन जरूरी है क्योंकि कल पॉलिसी भी है। कल हमने PSU बैंक्स को थोड़ा सा अलाइन होते हुए देखा। ये अमूमन देखा जाता है कि पॉलिसी से पहले PSU बैंक्स एक थ्रस्ट जनरेट करते हैं, बट स्टिल निफ्टी बैंक कल भी कोलैप्स हो रहा था RS1 से 55,800 56,000 वहां से कोलैप्स हो रहा था। लेके आइए पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे। पिरामिड्स में 56,000 का कॉल राइटर अभी भी कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है, वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। लुक एट दिस। हालांकि कल 55,500 पे पोर्ट राइटिंग आई और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग हुआ 55,000 पे। फिर लेके आइए पिरामिड्स। एक बात समझिए, 55,000 पे खड़ा है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 56,000 पे खड़ा है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आप क्लोज हुए हैं मिड पे। तो लेके आइए अब लेवल्स। RS1 देखिए, जैसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ, अगर आपको स्ट्रेंथ को ट्रेड करना है इन दैट सर्कमस्टेंसेस आपको 55,823 और 56,045 पार करना ही होगा, तभी एक लॉन्ग कन्विक्शन के साथ अपीयर होगा। इन दैट केस अ पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स 173, 406 और 667 पॉसिबल है। बट अगर RS1 पार नहीं हो रहा है क्योंकि कल HDFC बैंक 20 डे मार्क नीचे बंद हुआ, रिवर्सल टुवर्ड्स a short trade towards again targeting base 1 looks possible। तो एज ऑफ नाउ कमेंट्री को यहीं तक सीमित रखते हैं और ये रहा निफ्टी बैंक। बट निफ्टी बैंक के लिए याद रखिएगा आज एक अच्छी खबर है और वो है इंडसइंड बैंक। बिना किसी लीडरशिप के अगर आप देखें, सिर्फ एक कमेटी द्वारा संचालित बैंक, अब उसको एक लीडरशिप मिल गई है। और जरा प्लीज़ वो ग्राफिक्स लेके आइए स्क्रीन पर। और जब ये लीडरशिप मिली है तो अब यहाँ से देखिए बाजार कैसे ट्रीट करेगा निफ्टी, ये इंडसइंड बैंक को देखना बहुत जरूरी है। राजीव आनंद साहब को 3 साल के लिए MD एंड CEO पद के नियुक्त कर दिया गया है RBI के अप्रूवल के बाद। ये पद याद रखिएगा अप्रैल से खाली था जब कटपालिया साहब चले गए थे। उन्होंने एक नैतिक जिम्मेदारी ली थी उन डेरिवेटिव लॉसेस को लेकर, तब से ये पद खाली था। लेकिन फाइनली नाउ इंडसइंड बैंक इज विद सम लीडरशिप। कंचन के पास चलते हैं इस खबर को समझने के लिए और बाकी रेस्ट जितने भी आज की खबरें थी उसको समझने के लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले काम करते हैं, आज के चार्ट्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आज के वो ट्रेड्स जिन पर आपको फोकस करने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अरुण कुमार मंत्री साहब बातचीत करने के लिए। अरुण जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कल के रिवर्सल को आप कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और कन्विक्शन कहां पर है आपका, लॉन्ग जाने के लिए या फिर शॉर्ट जाने के लिए? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा रहना चाहिए। इनफैक्ट स्टॉक्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। निफ्टी डेफिनेटली अगेन जैसा कि आपने सही कहा, ट्रम्प की वजह से हो सकता है थोड़ा रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आए, पर स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कवरिंग नजर आ रही है। तो वीरेंद्र जी 2 स्टॉक चुने हैं चूंकि हम सपोर्ट के आसपास है, तो दोनों लॉन्ग साइड है। अल्ट्राटेक सीमेंट में बाई करने की सलाह है 12,200 12,220 के आसपास। ये स्टॉक वैसे गिरा नहीं है और ये मुझे लग रहा है यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो 12,090 का स्टॉप लॉस लगाएं और 12,485 12,485 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा स्टॉक अगेन डिफेंस में मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग का क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा है, तो BEL में बाई करने की सलाह है। 387 के आसपास बाई करें। 381 का स्टॉप लॉस रहेगा और 401 तक मुझे लग रहा है BEL जाना चाहिए। तो वीरेंद्र जी मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहना चाहिए, वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे तो वहां पे मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बन सकता है। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडेक्स से कहीं अच्छा प्रोस्पेक्टिव अगर आप बना के ट्रेड करें, एक नज़रिया लेके ट्रेड करें, तो स्टॉक फ्यूचर्स पैसा बना के दे रहे हैं। और फिर कह रहा हूँ जैसे कि अरुण जी ने कहा भी, राइटली पॉइंटेड आउट, जब तक ये पशुपेश है, आपका इंडेक्स चल रहा है एक नहीं चल रहा, एक में शॉर्ट कवरिंग है, ये एक्यूट साइंस नहीं होते हैं स्ट्रेंथ के। तो स्ट्रेंथ जहां पर है उसी को लॉन्ग करिए। आज के 2 ट्रेड्स अल्ट्राटेक सीमेंट और BEL, याद रखिएगा डिफेंस स्पेस, जो कि इस अगस्त की सीरीज में अपने साथ मैक्सिमम शॉर्ट लेके आया था, कल वो शॉर्ट कवरिंग विटनेस थी। लेकिन आज कहाँ शॉर्ट कवरिंग होगी, फ्रेश बाइंग की गुंजाइश कहाँ बनेगी, कंचन से पूछते हैं आज अच्छी खबरें और बुरी खबरें किस तरीके से लाइन अप हैं। कंचन गुड मॉर्निंग, आज के स्टॉक्स इन न्यूज़, आज के नंबर्स।
जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत इंडसइंड बैंक के साथ ही कर लेते हैं बिकॉज आपने अपफ्रंटली उसको मेंशन कर दिया था। यहाँ पे राजीव आनंद जी जो है उनको एमडी और सीईओ के तौर पे नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट 3 इयर्स तक इस पोजीशन में वो बने रहेंगे। इससे पहले का अगर उनका कार्यकाल देखें तो एक्सिस बैंक में वो डिप्टी एमडी के तौर पे कामकाज किया करते थे, जहाँ पे वो होलसेल बैंकिंग का जो बिजनेस है उसको देखा करते थे। उससे पहले 2009 में एक्सिस एएमसी में भी उन्होंने कामकाज किया था एज ए एमडी और सीईओ, और वहाँ पे वो जो रिटेल बैंकिंग है उसका कामकाज देखते थे। इस लिहाज से इंडसइंड बैंक आज आपके फोकस में होना चाहिए। अब डायरेक्टली कमिंग टू द नंबर्स, औरबिंदो फार्मा के नंबर्स की बात करी जाए, देखिए जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था वहां से नंबर्स हमें स्लाइटली जो है मिस आउट होते हुए दिखाई दिए हैं। जो इनका यूएस का रेवेन्यू है और जो इनका एपीआई सेगमेंट का रेवेन्यू है उसमें एक हमें डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते जो कंप्लीट रेवेन्यू है उसमें हमें एक मिस आता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी हमें एक मिस आता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट कंपनी का करीब करीब 10.5% तक हमें इस क्वार्टर में जो है वो गिरता हुआ दिखाई दिया है, बिकॉज जो टैक्स एक्सपेंसेस थे वो अपने काफी ज्यादा हायर साइड में थे और उसका सीधा हर्जाना जो है वो कंपनी के पैट में आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि यूरोपियन फॉर्मुलेशन में हमें स्लाइटली एक अपटिक देखने को मिला है, लेकिन बिजनेस बाकी के सेगमेंट्स के देखे जाए थोड़े से कंसर्निंग इस क्वार्टर में बनते हुए नजर आए हैं। नेक्स्ट नंबर डीएलएफ की बात कर लेते हैं। नंबर्स देखिए यहाँ पे हमें शानदार देखने को मिले हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 16.5% तक हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट रेवेन्यू में भी अच्छा खासा सर्ज देखने को मिला है। ऑपरेशनल नंबर्स काफी ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रॉन्गर साइड में बने हुए हैं। मार्जिन हल्के से हमें थोड़े से यहाँ पे स्टेबल साइड में देखने को मिले। देखिए जो इनके अक्रॉस द पोर्टफोलियो की बात करी जाए तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में था, जिसके चलते टॉप लाइन में हमें एक शार्प सर्च देखने को मिला है। न्यू सेल्स बुकिंग में एक बड़ी हमें तेज़ी देखने को मिली है। 78% का जंप आया है। इनफैक्ट साल दर साल अगर बात करी जाए रेंटल इनकम में 15% का इजाफा आया है। और कंपनी ने इस टाइम पे जो कमेंट्री दी है उन्होंने बोला है कि जो फुल ईयर की गाइडेंस है हो सकता है इसको भी वो एक्सीड करती हुई नजर आए। साथ में जो नई पाइपलाइंस है उसमें भी जोरों शोरों से कंपनी काम कर रही है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि मुंबई और साथ ही साथ गोवा में भी जो पाइपलाइन है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में है। सोना बीएलडब्ल्यू के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें यहाँ पे थोड़े से पस देखने को मिले हैं, लेकिन इस टाइम पे काफी सारे हेडविंड्स बने हुए थे, उसको सरपास करके कंपनी ने एक स्टेबल क्वार्टर दिया है, ये हम मान के चल सकते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 12% तक गिरता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 4.2% की गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो भी थोड़े से पस्त रहे, लेकिन लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल टेंशन और करंट सिनेरियो उसके हिसाब से ये जो क्वार्टर रहा है थोड़ा सॉफ्ट ही रहा है। पेटीएम अकॉर्डिंग टू सोर्सेज यहाँ पे आज हमें करीब करीब 3,800 करोड़ की एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे सकती है, जहाँ पे अलीबाबा एंटिटी एनफिन पूरा यानी कि अपना करीब करीब 6% की जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकती है। फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो वो मानी जा रही है करीबन 1,020 रुपए पर शेयर। और इसके साथ ही साथ आपको आज जो फोकस में रखना है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। नंबर्स यहाँ पे हमें रोबस्ट देखने को मिले हैं। हालांकि अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं आई है, जिसके चलते अभी वॉल्यूम्स ग्रोथ की अभी बात नहीं पता चलेगी, लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स और प्रॉफिटेबिलिटी फंड में यहाँ पे जो नंबर्स है काफी रोबस्ट है। साथ में बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 2 for 1 बोनस शेयर का इशू। जी गॉडफ्रे फिलिप्स, लेकिन बड़ी बात है कि आज अलीबाबा पेटीएम करेंगे। कंचन बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडसइंड बैंक हो गया, पेटीएम हो गया, और आपका हमने डीएलएफ के नंबर्स देखे, बहुत सारे नंबर्स हैं और इन सब पे रिएक्शन मार्केट देगा आज। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम कल के नंबर्स पे कुछ हद तक जो ब्रोकरेज व्यूज हैं उनको भी रीड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको आज 2 रिपोर्ट्स से अवगत कराता हूँ और ये दोनों पे ही व्यू जो है वो मैक्वेरी का है। आज की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखिए, कल ऑटो लाइमलाइट में था। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर सब अगर आप देखिए मूव जनरेट कर रहे थे। एस्कॉर्ट्स पे एक मैक्वेरी की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने करीब करीब 3634 का टारगेट देके, मतलब आउट परफॉर्म विद द टारगेट प्राइस ऑफ 3634। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हालांकि एबिटा बीट थोड़ा सा मॉडेस्ट ही है, लेकिन जो इनका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है वो काफ़ी स्ट्रांग है और वो इनको मार्केट की हिस्सेदारी, बाजार हिस्सेदारी रीगेन करने में मदद करेगा। एक्सपोर्ट्स का इनका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है और मार्केट शेयर ये H2 में अपने नए लॉन्चेस के तहत कैप्चर करने में सक्षम रहेंगे। तो मैक्वेरी की यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रिपोर्ट है एस्कॉर्ट्स में। ये वो स्पेस जो कि कल एक सब्सटेंशियल मूव जनरेट करके गया था। लेकिन इससे पहले अब अगर आप औरबिंदो फार्मा पे आए, जिसके नंबर्स भी आए थे, यहाँ पे मेंटेन अंडर परफॉर्म विद टारगेट प्राइस ऑफ 1010। अब जनाब यहाँ पे क्या इन्होंने कहा है, पहली तिमाही के नतीजे सब पैमानों पर, हर पैमाने पे एक मिस है। रेवेन्यू मिस हुआ है
और उसका बड़ा कारण है यूएस और जो एपीआई बिजनेस से इनका होने वाला कारोबार है या जो आय है वो मिस हुई है, एबिटा मिस है और ओवरऑल अगर आप देखें नंबर निराशाजनक है। तो 1010 का लक्ष्य यहाँ पे दिया है अंडर परफॉर्म व्यू के साथ। फिलहाल एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। हमने वॉल स्ट्रीट को देखा, निफ्टी बैंक की स्ट्रेटेजी को देखा, हमने चार्ट्स, चकाचक चार्ट्स में 2 ट्रेड्स पिक किए और कंचन से समझा आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़ के क्रम को। इसके बाद लगाएंगे हम कमोडिटी का तड़का और एक छोटे से ब्रेक के बाद गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पर बातचीत हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलते हैं अब मनोज कुमार जैन साहब से बात करते हैं। सर गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड कर रहे हैं आप आज? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। बिल्कुल, यहाँ पे फ्राइडे को हमने यूएस के जो जॉब डेटा है वो वहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद से हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स करेक्ट होते हुए नजर आए, जिसके चलते सोना और चांदी फिर एक बार बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सितंबर फेड पॉलिसी मीटिंग में यहाँ पे रेट कट की पॉसिबिलिटीज फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आई है। उसके चलते गोल्ड एंड सिल्वर में एक अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पे बना हुआ है। हमारा मानना है गोल्ड अब अपने रेजिस्टेंस के काफी करीब है। यहाँ पे चांदी में रणनीति बाइंग की बनाना काफी बेहतर होगा। तो चांदी में सितंबर वायदा में बाय की रणनीति बनाना चाहिए 1,11,800 के स्तर के ऊपर। 1,11,100 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और लक्ष्य यहाँ पे 1,13,200 तक के रहेंगे। वहीं अगर हम इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे कॉपर में फिर एक बार निचले स्तरों से रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि एलएमई पर कीमतें एक बार फिर $9,700 के पार निकलती हुई नजर आई है। तो कॉपर में यहाँ पे अगस्त वायदा में बाय की सलाह रहेगी 886 के स्तर पर। स्टॉप लॉस जो लगाना है 879 का लगाना है और 896 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में जुड़े। दोनों ही ट्रेड्स रिकमेंड किए, सिल्वर और कॉपर दोनों बाय हैं यहाँ पर। याद रखिएगा आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, आरबीआई एमपीसी की बैठक का आज दूसरा दिन। नंबर्स के लिहाज से भारतीय एयरटेल और अदानी पोर्ट्स ये 2 महत्वपूर्ण नंबर्स। बाकी अगर आप देखें वायदा वाली ब्रिटानिया, लुपिन, प्रेस्टीज स्टेट्स, कॉनकोर एक्साइड और एनसीसी। एक ब्रेक के बाद देखिए सीधा सौदा यतिन और आशीष के साथ। नमस्कार।